साथियों नमस्कार, बोल बरेली में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 2022 के सारे विधानसभा जो चुनाव हैं यूपी में प्रस्तावित हैं। इसी कड़ी में नवाबगंज क्षेत्र में एडवोकेट सुनीता गंगवार, जिन्होंने की बिल्कुल ग्राउंड लेवल से वर्क करा है, आयरन लेडी के रूप में जानी जा रही हैं नवाबगंज क्षेत्र में। आज हम उनसे बात करेंगे। वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं, उनके टिकट पे चुनाव लड़ने जा रही हैं। क्या मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगी और क्या क्या भविष्य की योजनाएं हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप बताइए, जैसे कि आपने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करा, तो आप आम आदमी पार्टी से ही क्यों जुड़ी? और पार्टियां भी थी आपको टिकट देने की राह में, बीजेपी भी दे सकती थी, कांग्रेस भी दे सकती थी, समाजवादी पार्टी भी, तो आम आदमी पार्टी से ही आप क्यों जुड़ी? देखिए, मैं सन 14 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो मैं फाउंडर मेंबर थी और कई सालों तक मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी भी रही थी। लेकिन कुछ पार्टी के अंदर नीचे स्तर पे कुछ ऐसी गतिविधियां थी जिसकी वजह से मैंने पार्टी से दूरी बनाई थी। उसके बाद मैंने संस्था का निर्माण किया, पैनी नज़र सामाजिक संस्था के। मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क करने वाली पहले भी थी, जब आम आदमी पार्टी में थी तब डंडिया फैजुल्ला के पुलिया का मैंने मुद्दा उठाया था। 3 साल संघर्ष करने के बाद उसको बनवाया था, बन गई वो पुलिया। उसके बाद मैंने संस्था का निर्माण किया और संस्था के स्तर से जो भी कार्य हो रहे हैं वो आपकी नज़र में है, पूरी बरेली की जनता की नज़र में है। दोबारा मैं आम आदमी पार्टी का ही टिकट मैंने क्यों लिया, ये आपने सवाल पूछा है, तो मैं बताना चाहती हूँ। आपने जैसे कहा कि आप बीजेपी भी हमको टिकट दे सकती थी। नहीं, सुनीता गंगवार उसका नाम है जो केवल विधायक बनना मेरा मकसद नहीं है। मकसद है कि परिस्थितियाँ और व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं आज के दौर में कि जनता त्राहिमाम इस सरकार से कर रही, और उसी सरकार को मैं कहूँ कि उससे टिकट लेकर मैं विधायक बन जाऊँ तो ये बहुत बेईमानी होगी जी। अपने सिद्धांतों से बेईमानी होगी, देश के साथ बेईमानी होगी। तो इसलिए मेरा जो मकसद है वो है कि बदलाव लाना, परिवर्तन लाना, कि एक सही सरकार बनना चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। जनता इस तरह से जो उत्पीड़न हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो इस परिवर्तन के लिए विचारधारा के लोग आने चाहिए। मैं समझती हूँ कि आज पूरे देश में जो सबसे बेस्ट सीएम अगर हम कह सकते हैं तो वो केजरीवाल हैं। और किसी से भी आप जनता से पूछिए या किसी बुद्धिजीवी से पूछिए, किसी से पूछिए, दिल्ली की जनता से पूछिए, पूरे देश की जनता से पूछिए, तो केजरीवाल को ही वो कहेंगे जी। तो आप ऐसा बताइए, आपने नवाबगंज को ही क्यों चुना और नवाबगंज में ऐसी क्या समस्याएं आप देख रही हैं जो कि आप दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं नवाबगंज क्षेत्र की ही हूँ। मेरा घर है नवाबगंज जी। और उस क्षेत्र की मैं चूंकि वहाँ से हूँ तो उसकी जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, मैं जानती हूँ। और वर्क तो मेरा नवाबगंज से बाहर भी रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने केवल वर्क नवाबगंज के लिए किया है। मैं संस्था के मंच से मैं कहीं भी कार्य करती हूँ, कहीं भी समस्या आती है और अभी भी कर रही हूँ। अभी हाल में एक मेरे पास बहेड़ी की समस्या आई, मैंने उस पर किया और उसमें सफलता भी मिलने वाली है। तो वर्क ये संस्था का भी चालू रहेगा, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए चूंकि मेरा घर है, मेरा वो है, तो मैं इसलिए मैंने वहाँ को चुना है। जैसे कि और नवाबगंज में तमाम समस्याएं जिनको लेकर मैं उठाती रही हूँ। और जैसे मेन समस्याएं, जैसे कुछ पॉइंट्स पे अगर आप बताना चाहें तो क्या? सबसे बड़ी मैंने समस्या जो 1 साल से संस्था की मुहिम चल रही थी वो थी आवारा पशुओं के, जिसको लेकर जो मूवमेंट हुए थे वो आपको भी पता है। किस तरह बीजेपी सरकार, यहाँ की जिले की बीजेपी सरकार ने मुझ पर मुकदमे लगाना, मुझे जेल में डालना, हर तरह से मेरे खिलाफ साजिश की जी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर भी मैं इतना संघर्ष करने के बाद भी मैं इन पशुओं से जनता को मुक्ति नहीं दिला पाई हूँ। क्योंकि मैंने प्रशासन से भी बात की, डीएम साहब से भी बात की कि आखिर इसका हल क्या है, कोई तो समाधान। आप कहते हैं गौशालाएं बनी है, कहाँ है वो गौशालाएं? ज़मीन पर कहीं वर्क नहीं है। सारा पैसा जो भी सरकार अगर दे रही है तो वो कहाँ जा रहा है ये तो प्रशासन को ही अच्छी तरह पता होगा और सरकार को पता होगा, लेकिन ज़मीन पर कहीं पे कोई चीज़ नहीं है। तो ये मेरा पहला मुद्दा होगा। अगर जनता मुझे चुनती है, मुझे ये ताकत प्रदान करती है जनता, तो मैं सबसे पहले इन आवारा गोवंशीय पशुओं का समाधान करूंगी, चाहे उन्हें गौशालाओं में रखना पड़े या किसी भी तरीके से। इसका समाधान मैं सबसे पहले करूंगी जी। जैसे कि आपने बताया गौशाला का वहाँ निर्माण होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो नवाबगंज क्षेत्र में जैसे कि पूरी सीट इस समय रिक्त चली है, वहाँ पे कोई विधायक है नहीं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि विधायक होता तो शायद थोड़ा सा वहाँ पे मैनेज होता, ना होने की वजह से फायदा और उठाया जा रहा है? नहीं, क्या विधायक जी तो अभी थोड़े समय से नहीं है,
कोरोना काल में उनका देहांत हुआ है, लेकिन उससे पहले 4 साल तो थे वो विधायक। तो उन 4 सालों में अगर उन्हें करना होता तो करते, नहीं किया। ये समस्या कोई विधायक जी के बाद से तो नहीं पैदा हुई है कि आवारा पशु उनके बाद आए हैं। ये आवारा पशु तो जब से सरकार बनी है तब से है, क्योंकि प्रतिबंधित कानून बना दिया। वो कानून अच्छा है, मैं ये नहीं कहती कि पशुओं का वध होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन उन पशुओं का सरकार ने ये सोचा कि इन्हें हम खुला छोड़ देंगे तो ये इतनी संख्या इनकी बढ़ जाएगी, फिर ये इंसानों को मारने लगेंगे, इंसानों की फसल खराब करने लगे। इसके बारे में सरकार ने दूरगामी परिणामों के बारे में नहीं सोचा। उस समय लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ये कानून बन गया तो इससे हमें आगे क्या नुकसान हो सकता। अब वो नुकसान सामने आ रहे हैं कि पूरी फसल किसान, एक तो किसान वैसे ही बर्बाद है, और उसके बाद ये पशु उनकी आय को दो गुना कर रहे हैं। जी, किस तरह कर रहे हैं ये आपको पता है। जैसे केजरीवाल के मैं देख रहा हूँ यूपी में बहुत बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, सिर्फ 2 मुद्दे उनके मेन फोकस हो रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिल माफ। क्या इन्हीं मुद्दों पर पूरा इलेक्शन लड़ेंगे पूरा यूपी में? ये उनका पहला वादा है, अभी आगे भी उनके वादे आएंगे, और वो केवल वादा करने वाले नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं कि केजरीवाल सिर्फ वादा नहीं करते। उन्होंने जो दिल्ली के लिए कहा था, ये दिल्ली की जनता बताती है, दिल्ली के लिए कहा वो उन्होंने किया। तो ये उनका पहला वादा है कि 300 यूनिट तक की बिजली फ्री होगी, और जो बकाया बिल है, पुराने बिल है, वो माफ किए जाएंगे। अभी आपको मैं करंट में बता दूं कि ग्राम फाजिलपुर से एक ऐसी समस्या मेरे सामने आई है बिजली की, जिसमें लोगों के लीगल कनेक्शन है, और उसके बाद कुछ मुखबिर ऐसे होते हैं गांव में, दलाली करने वाले कि खुरपेश लगाने वाले लोगों के आंधी में तार टूट गए, जिसकी वजह से उन्होंने कटिया डाल दिया, और जबकि बिजली विभाग को सूचना भी दी कि ये बिजली टूट गया है, इसे ठीक करें, उन्होंने नहीं ठीक किया। तो उन्होंने गर्मी से, इतनी भयंकर गर्मी उस समय थी, कटिया डाल के जला ली, जबकि वो मीटर से आ रही थी बिजली। उसके बाद उनके ऊपर किसी के ऊपर 1.5 लाख, किसी के ऊपर 1 लाख, किसी के ऊपर 1.25 लाख, इस तरह के मुकदमे और आर्थिक दंड दिया गया है। ये देखिए बिजली की ये व्यवस्था है यहाँ पर। अब उसके लिए मैंने आवाज उठाई है, उसको एसडीओ साहब को मैंने पत्र लिखा है, और मैंने कहा ये मुकदमे रद्द किए जाए, वरना संस्था अध्यक्ष आपके विभाग के सामने, आपके कार्यालय के सामने मैं बैठूंगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, इसे खत्म किया जाएगा। यूपी का पूरा इलेक्शन जातिगत, हम माने यूपी बिहार में जाति का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अगर आम आदमी पार्टी देखा जाए तो इसका क्या वोट बैंक है यूपी में? क्या इसका कैडर खड़ा है? क्या बूथ लेवल पर इसका कोई तैयार है आपके साथ जो आपको सपोर्ट करे? आप कैसे लड़ेंगे इलेक्शन? देखिए, जातिगत गणित यहाँ पर चलता है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन अभी तक लोगों ने जातिगत गणित के आधार पर ही वोट भी दिया है, कैंडिडेट भी उतारे जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, बट सबसे जरूरी चीज़ है कि काम को देखना। जनता ने जातीय गणित के आधार पर तो आज तक यूपी को चुना है, यूपी में सरकार बनाई है, उस सरकार से उसे क्या मिला है ये भी तो जनता देखती है जी। तो बदलाव तो जनता चाहती है। एक चीज बता दूं, अरविंद केजरीवाल का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक किसी एक जाति पर आधारित नहीं है। उनके कार्य ही उनका वोट बैंक निर्धारित करते हैं। उनके कार्य ऐसे हैं कि पूरे आम आदमी उनसे लाभान्वित हो सकता है। एक विचारधारा की वो पार्टी है, ना कि एक जातीय गणित की पार्टी है। तो मुझे लगता है आप किसी से भी आप पब्लिक में व्यू लेकर देखिए, अरविंद केजरीवाल को कोई नापसंद करने वाला हो तो मुझे बताएं। आम आदमी जो है, और आम आदमी ही सरकार चुनता है जी। जैसे कि आप कह रही हैं, अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी यूपी में इलेक्शन लड़ रही है, तो सीएम कैंडिडेट कोई होगा, मानो थोड़े बहुत विधायक जीत भी जाएं, तो इससे क्या राजनेता में या राजनीति में कुछ चेंज आ जाएगा? जब तक आपका सीएम कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं है, एक चेहरे को रख के बीजेपी योगी आदित्यनाथ को रख रही हैं, अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस प्रियंका गांधी को रख रही हैं, तो आम आदमी पार्टी किसी को चेहरा मान रही है अपना? नहीं, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं मान रही है। हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं संजय सिंह हैं जी, यूपी के नेतृत्व कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से हो सकता है कि वो सीएम का चेहरा हो जी, बिल्कुल हो सकता है। और रही बात, अगर हमारे मान लीजिए पूर्ण बहुमत में हम नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि हम किंग मेकर की स्थिति में आ जाए, तो भी तो हम सीएम निर्धारित करेंगे। किंग मेकर में आएंगे तब भी आप सीएम निर्धारित करेंगे हम। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में जैसे कि आप भोजीपुरा और नवाबगंज और हमारा मीरगंज, ये जो है बेसिकली गंगवार और कुर्मी बहुल क्षेत्र माना जाता है। आप भी नवाबगंज में आ रही हैं, आप इतने दिनों से देख रही हैं कि वहाँ विधायक जो होता है वो नवाबगंज में गंगवार ही आते हैं, चाहे भगवत शरण हो, चाहे आपके दूसरे कैंडिडेट हों बीजेपी के। तो आप अपना मुकाबला किससे मानती हैं?
क्योंकि मुकाबला तो आपको करना पड़ेगा, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, आपका मेन मुकाबला किससे होगा? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगी किससे, मैं तो अपने आप को सबसे मुकाबला मानती हूँ जी। मुझे तो सबसे फाइट करनी है, क्योंकि मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रही हूँ, पहली बार मैदान में आई हूँ, चुनाव के मैदान, लेकिन मैदान में पहले से ही हूँ, जनता से जुड़ी हुई हूँ, और मैं एक जाति से नहीं जुड़ी हुई हूँ कि मैं गंगवार हूँ तो मैं सिर्फ गंगवारों से जुड़ी हूँ। आप जाकर ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट ले सकते हैं। क्या सुनीता गंगवार ने जब किसी पीड़ित की आवाज़ उठाई या किसी के लिए उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो उसकी जाति नहीं पूछी थी जी। उसका धर्म नहीं पूछा था कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम गंगवार हो या किसी और जाति के हो। मैंने इस चीज़ को नहीं देखा था, क्योंकि काम करना है तो हर एक के लिए काम करना है। हर पीड़ित मेरे लिए सिर्फ पीड़ित है, मुझे इसकी जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात जनता भी जानती है कि सुनीता गंगवार ने कभी भेदभाव नहीं किया जाति के लिए। हाँ, ये बात है कि मैं ज़रूर गंगवार जाति से हूँ, तो इसमें मेरा कोई कसर जैसे लोगों का आरोप लग रहा है कि पहले तो आपने केजरीवाल के फॉर्मूले पे पहले तो संस्था बनाई, मतलब थोड़ा सा काम करा, अब आप उसका फायदा लेना चाह रही हैं, क्या ये बात, इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगी? एक चीज़ बताइए, फायदा मैं ले रही हूँ या मेरे बन जाने से इससे जनता को फायदा नहीं होगा? आप ये बताएं। मेरा जो काम करने, किसी ना किसी को तो लड़ना होगा, किसी ना किसी को तो संस्था चलती रहेगी आपके, अगर संस्था बिल्कुल चलेगी, संस्था इसी तरह काम करेगी और पूरी यूपी में काम करेगी। हो सकता है कि मैं ज़्यादा मजबूत कर सकूँ संस्था। और एक चीज़ ये भी मैं बता दूं कि क्या सुनीता गंगवार को सिर्फ धरना प्रदर्शन करना चाहिए, जैसे कि वहाँ के विपक्ष के नेताओं ने अपने बंदे भेजते हैं और मुझसे कहते हैं कि सुनीता गंगवार को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनको सिर्फ धरना प्रदर्शन करना चाहिए। मैं धरना प्रदर्शन करके 5 साल में एक पुलिया बनवा पाऊंगी। अगर मैं सिस्टम में उतरूँ तो क्या मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगी? ज़्यादा काम करने के लिए सिस्टम में तो जाना चाहिए, तभी हम सिस्टम को सही कर पाएंगे। अच्छा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, आप जाते जाते नवाबगंज क्षेत्र की जनता के साथ क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी? चूंकि आप पहला इलेक्शन लड़ रही हैं, तो कुछ ऐसी बात आप कहना चाहें जो जनता तक पहुंचे आपकी। मैं अपने नवाबगंज की जनता से यही कहना चाहूँगी, जनता ने मुझे बहुत सहयोग किया। जब भी कोई किसी ने पुकारा है तो सुनीता गंगवार उसके पास तुरंत पहुंची है। आज मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि आज मैं आपके लिए लड़ रही हूँ और मैं ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, मेरा ज़्यादा उपयोग आप कर सकें, मुझसे ज़्यादा काम ले सकें, इसके लिए मैं मैदान में आई हूँ। और मैं आपके लिए एक बेहतर भविष्य देना चाहती हूँ, आपके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी सड़कें, अच्छी पुलियाएँ, जिससे कि दुर्घटनाएं न घटें, और आपके लिए एक बिजली की समस्याएं हैं जो कि अरविंद केजरीवाल का प्रथम प्लान है। इसके अलावा क्षेत्र में बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो मेरे पास आती हैं, सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिलता है, इतनी दलाली प्रथा है, इतनी गुर्गावादी बन चुका है नवाबगंज, गुर्गा पालन उद्योग चलता है। ये चीज़ों को ख़त्म करना है तो आपको एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना होगा जो आपके लिए बदलाव के लिए, जो अब तक लड़ाई लड़ता रहा है, अब आपको उसे चुनना, अपना बेहतर भविष्य चुनना है। इस बार मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि आपको अपना जनप्रतिनिधि नहीं, आपको अपना बेहतर भविष्य चुनना है।